हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी टेट 2026 जुलाई में जो होने वाला पेपर है। दोस्तों, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो दोस्तों 2014 के हैं। और ख़ास तौर पे तो ये क्वेश्चन दोस्तों जूनियर के हैं। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं या आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। जो प्राइमरी का सिलेबस है, सीडीपी यानी बाल विकास, हिंदी और जूनियर का सेम सिलेबस है दोस्तों, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। इंग्लिश का वैसे ही संस्कृत का। तो दोस्तों, चाहे जूनियर की क्लास हो या प्राइमरी की, दोनों इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए भी, जूनियर के लिए। दोस्तों, आज क्लास का पहला क्वेश्चन है और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो यूपी टेट है, सी टेट की अपेक्षाकृत बिल्कुल फैक्ट पे क्वेश्चन पूछता है, यानी रटा रटाया है कि बिल्कुल भाई। जैसे पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब दोस्तों, सीटेट में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछता प्रतिपादक, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन और बनाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है थार्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है पावलाव, तीसरा ऑप्शन दोस्तों मैकडूगल और चौथा ऑप्शन कोहलर। तो दोस्तों, प्रयास और भूल सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं थार्नडाइक। धीरे धीरे दोस्तों जो सभी ऑप्शन हैं इनका भी एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन अभी हम सही वाले ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट से जुड़े हों या यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई करेंगे या आपके कांटेक्ट में कोई हो, तो दोस्तों वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर पहला ऑप्शन दोस्तों मूर्ख, दूसरा ऑप्शन है सामान्य बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है मंद बुद्ध और चौथा ऑप्शन है प्रतिभाशाली। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों 140 से अधिक। तो दोस्तों, मूर्ख तो हो नहीं सकता, मंदबुद्धि हो नहीं सकता, सामान्य बुद्धि हो नहीं सकता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा यानी प्रतिभाशाली। और दोस्तों, बुद्धिलब्ध का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका। पहला ऑप्शन दोस्तों प्रशासक का, दूसरा ऑप्शन है अध्यापक का, तीसरा ऑप्शन है अभिभावक का, चौथा ऑप्शन है बालक का। तो दोस्तों, सीधे समझ में आ रहा कि भाई जो शिक्षा क्षेत्र में मुख्य स्थान माना गया है वो बालक का है और किसी का नहीं। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है यानी 4 है, अभिप्रेरण यानी अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दोस्तों संवेग है, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आवश्यकता है, तीसरा ऑप्शन है भावना है, चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आवश्यकता हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। क्यों दोस्तों, हम सभी जानते हैं दोस्तों कि संवेग जो है मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है, यानी आदतों से है। भावना दोस्तों, ये दोस्तों इमोशन, यानी ये भी कहीं ना कहीं संवेग में ही आ जाता है। प्रत्यक्षीकरण का कोई मतलब नहीं दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण का मतलब जो मूर्त वस्तुएं जिन्हें हम देखकर, सामने देखकर उस पर चर्चा या उस पर सोचते हैं। तो यहाँ पर अप्रेरणा यानी अभिप्रेरित या प्रेरणा की बात की जा रही है। इसका दोस्तों सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हम लोगों के अंदर पढ़ने की चेतना, या हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हमें पता है दोस्तों यूपी टेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और उसके बाद सुपर टेट है, उसके बाद फिर वैकेंसी आ जाएगी। तब हमारी आवश्यकता है क्या, नौकरी पाना, ये हमारी आवश्यकता है। तो भाई, यहाँ पर अप्रेरणा के लिए आवश्यकता सब प्रयोग हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। फिर पांचवा क्वेश्चन है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों प्रेरणा है, दूसरा ऑप्शन है सीखने का स्थानांतरण, तीसरा ऑप्शन है भग्नाशा, चौथा ऑप्शन है चिंता। तो प्रेरणा मैंने बताया दोस्तों, प्रेरणा है कि भाई उद्देश्य होना चाहिए, एक आवश्यकता होनी चाहिए कि भाई हमें नौकरी पानी पानी है या लेना है, तो उसके लिए हम पढ़ें, तो ये हमारी प्रेरणा है। या किसी को देख के हम सीखें, भाई वो सामने वाला नौकरी पा गया, ये भी एक प्रेरणा का स्रोत है। तो ये तो प्रेरणा हो गया, तो प्रेरणा कोई मतलब नहीं है। भग्नाशा है तो दोस्तों इसका भी कोई मतलब नहीं, चिंता कोई मतलब नहीं। यहाँ पर दोस्तों सीखने का स्थानांतरण हो जाएगा क्या, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग।
एक जगह दोस्तों आपने कोई चीज़ सीखी और दूसरी जगह आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, तो ये हो गया सीखने का स्थानांतरण। कैसे? इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? जैसे दोस्तों हम लोग साइकिल चलाना सबसे पहले सीखते हैं, तो साइकिल चलाने के बाद हम लोग बाइक चलाना आसानी से सीख जाते हैं, हैंडल पकड़ना सीख जाते हैं, बैलेंस बनाना सीख जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग साइकिल में सीख चुके होते हैं। तो दोस्तों यही है सीखने का स्थानांतरण कि हमने, और ये सकारात्मक होता है और नकारात्मक भी होता है दोस्तों। नकारात्मक होता है कि एक जगह हमने कोई चीज़ सीखी और दूसरी जगह उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो शून्य हो जाएगा, या कोई उसमें और हम नीचे स्तर पर चले गए तो वो ऋणात्मक हो जाएगी। लेकिन अब भाई हमने साइकिल चलाना बचपन में सीखा, हमने बैलेंस बनाना सीख लिया, हैंडल पकड़ना सीख लिया, उसी के बेस पे दोस्तों हमने बाइक चलाना सीख लिया। तो ये हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण, और यही होता है सीखने का स्थानांतरण। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है दोस्तों, कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। फिर चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वारन, दूसरा ऑप्शन है रास, तीसरा ऑप्शन है वैलेंटाइन, चौथा ऑप्शन है स्किनर। अब दोस्तों ये याद करे बिना काम नहीं चलेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है भाई यहाँ इसको तो बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन को रट लीजिए, एकदम जुबान पे होना चाहिए, तभी वहाँ दोस्तों पेपर में अगर हमें चीज़ें तैयार होंगी तो यूपी टेट बहुत इजी रहता है सी टेट से, क्योंकि यहाँ रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम है कि भाई कितना ज़्यादा आप याद कर पा रहे हैं। अब इसमें दिमाग कितना भी लगाओगे लेकिन यहाँ पर याद नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल है कर पाना दोस्तों ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा जॉन रॉस, यानी दूसरा ऑप्शन रास हो जाएगा। इनका पूरा आपको जो जैसे होता है क्या नाम, जॉन रास बोला जाता है। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है कि सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में आती है? सामान्य से विशेष और एक विशेष से सामान्य होता है दोस्तों, वही अब एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ लेते हैं दोस्तों हम लोग। पहला ऑप्शन है आगमनात्मक, दूसरा ऑप्शन है निगमनात्मक, तीसरा ऑप्शन एक और दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही, निगमनात्मक। अब ये होता क्या है दोस्तों, आगमनात्मक क्या होता है, उदाहरण से नियम, यानी पहले उदाहरण होगा फिर नियम बनेगा। निगमनात्मक क्या होता है, नियम से उदाहरण। तो दोस्तों नियम हो गया सामान्य, और जो इसके उदाहरण देंगे तो विशेष, यानी सामान्य से विशेष क्या हो जाएगा, निगमनात्मक। और यहीं पर विशिष्ट से सामान्य, अब वहाँ पर क्वेश्चन एक और आ सकता है कि विशिष्ट से सामान्य, तो आगमनात्मक। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद हो जाती है, मंद होती जाती है, उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों उन्नतोदर वक्र, दूसरा ऑप्शन दोस्तों नतोदर वक्र, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित वक्र रेखा, चौथा ऑप्शन है वक्र रेखा नहीं होती। तो दोस्तों वक्र रेखा होती है, लेकिन चौथा ऑप्शन हमारा इसलिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। मिश्रित वक्र रेखा की इसमें कोई बात नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में धीमे होती जाती है। इसमें दोस्तों नतोदर वक्र भी नहीं होगा। इसको भी दोस्तों अपने दिमाग में सेव कर लीजिए कि भैया इसमें उन्नतोदर वक्र हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि पहले जो होता है बच्चा एक्साइटेड रहता है, बहुत जल्दी तेज़ सीखता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है दोस्तों। जैसे हम लोग के अंदर किसी किसी दिन, या हम सभी ने देखा है कि आज भाई बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे या आज बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में काम करेंगे, उस दिन फिर धीरे धीरे वो चीज़ें कम हो जाती हैं। तो ये क्या है, उन्नतोदर वक्र। दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कर्व। इसको कहते हैं दोस्तों कॉन्वेक्स कर्व, और नतोदर वक्र को क्या कहते हैं, कॉनकेव कर्व। फिर दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा सीटेट का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है चारों में से, प्राइमरी जूनियर 7 और 8 को, जिसमें किशोरावस्था से क्वेश्चन ना आया हो। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैंने कराया भी था, जो 18 क्वेश्चन कराए थे मैंने, एक दिन 10 एक दिन 8, बस थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन किशोरावस्था से था कि भाई किशोरावस्था में बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, उसकी खुद की पहचान बनाने की उसके अंदर ये
भावना हो जाती है कि भाई हमारी खुद की पहचान हो जाए, वो कहीं न कहीं समूह से थोड़ा अलग होने लगता है। वो खुद की पहचान बनाने के लिए एक मतलब क्रूरतापन भी आ जाती है उसमें। तनाव या तूफ़ान की अवस्था भी इसे कहते हैं दोस्तों, किशोरावस्था को। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, व्यवसाय की समस्या। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, नई परिस्थिति के साथ संयोजन। चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। दोस्तों एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। इसका अर्थ हम समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे शब्द हमेशा मिलते हैं, अगर अर्थ नहीं पता होता तो बहुत दिक्कत होती है। अनुकूल का मतलब दोस्तों, ये तो अनुकूल जो शब्द है, अनुकूलन, ये तो जीन पियाजे ने दिया है। अनुकूल का अर्थ होता है दोस्तों, किसी वातावरण में ढलने की प्रक्रिया। या दोस्तों, किसी वातावरण में ढलने की प्रक्रिया, या किसी स्थान पे वहाँ के पहनावे को अपनाना है, या ऐसी कोई चीज़ जिसे हम दोस्तों अपने अंदर अपना लें, तो ये हो जाएगा अनुकूलन या अनुकूल। और इसका उल्टा हो जाएगा प्रतिकूल, कि वहाँ के वातावरण में हम ना ढल पाएँ तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। मैंने बताया दोस्तों, किशोरावस्था में बालक के अंदर खुद की पहचान बनाने की भावना आ जाती है, तो यहाँ पर व्यवसाय की समस्या भी देखने को मिलती है। यानी प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। प्रतिकूल का मतलब कि वो परिवार के हिसाब सारी बातें नहीं मानता। अब यहाँ पर अनुकूल होता तो अनुकूल पारिवारिक संबंध, तो वो परिवार के हिसाब से ढल जाता है, यानी परिवार की सारी बात मानता। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध मतलब कहीं न कहीं अपनी बातें रखने की कोशिश करता है, या अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता है, तो पारिवारिक अनुकूल नहीं होके प्रतिकूल हो जाता है। फिर नई परिस्थिति के साथ समायोजन करने लगता है। तो इसमें हमारा दोस्तों चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही, कि उपरोक्त सभी। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये दोस्तों सीटेट में भी क्वेश्चन देखने को मिला है, कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों पहला है आत्म केंद्रित प्रवृत्ति। दूसरा है अहंकारी प्रवृत्ति। तीसरा ऑप्शन है नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। चौथा ऑप्शन दोस्तों हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो दोस्तों ये जैसे आत्म केंद्रित है, ये सब तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, जीन पियाजे का है। अहंकारिता जो है दोस्तों, अहंकारी का मतलब क्या हुआ, एक जैसे बोलते हैं दोस्तों घमंड टाइप का, तो ये अहंकारी हो गया। नार्सिसिज्म इसमें जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, को याद कर लीजिए दोस्तों, कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति जो कहलाती है, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? क्या है क्वेश्चन, कौन सी विशेषता ऐसी है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? यानी वो बच्चा खुद सोचता है, अंदर से उसकी भावना है कि भाई हमें ये काम करना है, तो उसके लिए क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन दोस्तों, वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। बात सही है दोस्तों यहाँ, लेकिन नेगेटिव पूछा जा रहा है। वे हमेशा सफल होते हैं, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, वे कार्य के समय आनंद अनुभव होते हैं। चौथा ऑप्शन दोस्तों, वे कठिन कार्य में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है वो चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, बात सही है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पूछा जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वे हमेशा सफल होते हैं, ये नहीं है दोस्तों। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, क्योंकि यहाँ आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, बात सही है। वे कठिन कार्य में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बात सही है, लेकिन वे हमेशा सफल होते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गेट्स के अनुसार कॉमा अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार पूछा जा रहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों अभिप्रेरणा। दूसरा ऑप्शन है समायोजन। तीसरा ऑप्शन है चिंतन। चौथा ऑप्शन है सीखना। तो दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, और अधिगम में क्या होता है, सीखना। तो ये दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसका है?
यह कथन किसका दोस्तों 2 बार रिपीट हो गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको अच्छे से। पहला ऑप्शन दोस्तों प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन रूसो, चौथा ऑप्शन है रास। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रूसो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हम सभी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।